बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है अबाउट यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड जो है असल में पैदावार को बोलते हैं, प्रोडक्शन को बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होता है उसे यील्ड कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। ठीक है, हमारे पास यील्ड की तीन टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यील्ड: थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड है, एक ए है और दूसरा बी है। हम दोनों को रिएक्ट करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, एज ए रिएक्टेंट लेते हैं और इनसे एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर एक भी 10 ग्राम मौजूद है और दूसरा भी 10 ग्राम मौजूद है, यहाँ पर मैंने लिखा है 10 + 10, तो कितनी बननी चाहिए हमारे पास? 20 ग्राम। ठीक है, तो हम कागज पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कितनी मिकदार में बनेगी, तो वो 20। ठीक है, लेकिन जब हम रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में, हम लैब में जाते हैं, वही 10-10 ग्राम आपस में मिलाते हैं, तो हमारे पास 20 के बजाय 12 ग्राम हासिल होता है प्रोडक्ट्स। क्यों? यहाँ पर मल्टीपल रीजंस है। कुछ जो है हमसे ज़ाया हो जाता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, कुछ जो है हमारे हमसे जो है वो एवोपोरेट हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ उसी बीकर्स के दोनों जो बीकर्स होते हैं उसके दीवारों के साथ जो है चिपक कर रह जाता है। तो मल्टीपल रीजन है, कुछ प्यूरिफिकेशन के दौरान जो है ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो है, जो एक्चुअल यील्ड होता है वो कम हो जाता है, 12 आ जाता है, और जो हम कागज पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है। लेकिन हकीकत में जो कुछ हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाता है वो एक्चुअल यील्ड होता है, जो कि हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है परसेंट यील्ड। व्हाट इज परसेंट यील्ड? परसेंट यील्ड जो होता है, जब भी हम थ्योरेटिकल यील्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सपोज 12 लिया है, इसको हम डिवाइड करते हैं एक्चुअल यील्ड पे और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या होती है? परसेंट यील्ड कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है 12 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जो वैल्यू हमारी पास आएगी तकरीबन कोई 60% वैल्यू आएगी, तो ये परसेंट यील्ड है दिस रिएक्शन का। ठीक है, अब आते हैं डिटेल से एक एक करके डिस्कस करते हैं इन तीनों टाइप्स को। सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड प्रोडक्ट्स या मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है, बता चुका हूँ। कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बुनियाद पर हम जो है कैलकुलेट करते हैं, और ये बेस्ट ऑन लिमिटिंग रिएजेंट है। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हद तक आगे जाता है वो भी डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो थ्योरेटिकल यील्ड को भी हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, जस्ट कागजी वैल्यू है। ठीक है, और इसके अलावा इट असीम्स कंप्लीट रिएक्शन। इसके मुताबिक जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये इतनी अमाउंट की थ्योरेटिकल यील्ड पैदा होगी। असल में बहुत कम रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीशन तक पहुंचते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बहुत आखिर में स्लो हो जाते हैं और फिर वो कंप्लीशन तक पहुंचते ही नहीं है। इट इज़ यूजुअली ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। ये अमूमन एक्चुअल यील्ड से जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल हमेशा जो है एक्चुअल से ज़्यादा होता है। अगर बराबर हो जाए तो 100% एफिशिएंट रिएक्शन बन गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ज़्यादा हो गया तो इट्स मीन के कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद है। ठीक है, आगे आने वाले हैं। देन एक्चुअल यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पैदा होते हैं उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, इट इज प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसके अलावा ये हमेशा जो है कम होता है देन द थ्योरेटिकल यील्ड, और कम भी हो सकता है, मजीद भी कम हो सकता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू साइड रिएक्शन, और भी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। लॉसेस भी है। इसके अलावा जो है ये नीचे जो दिया है लास्ट ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, इसके अलावा एवापोरेशन भी है, बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी है। ये सारे इनके रीजंस है। इसके बाद है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या होता है? परसेंट यील्ड इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए हम जो यील्ड यूज करते हैं वो है हमारे पास परसेंट यील्ड। ठीक है, शो हाउ मच प्रोडक्ट इज obtained कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने मालूम की है थ्योरेटिकल यील्ड, और उसके मुकाबले में एक्चुअल कितना पैदा हुआ है, इन दोनों की कंपैरिजन जब हम करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं तो वो इसी एक्चुअल यील्ड परसेंट यील्ड के थ्रू हम निकालते हैं। फार्मूला है जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइज बाई 100। वहां पर जो हमने 12 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 किया था। ठीक है, ऊपर
एग्जाम्पल में। यूनिट क्या है इसकी? परसेंटेज, इसके साथ परसेंट लिखा जाता है, और यूजुअली लेस देन 100%, ठीक है, ये अमूमन 100 से कम होता है। और अगर ये 100% आ भी गया तो इट्स मीन के एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन जो है वो 100% है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और मोर देन 100% में इंडिकेट इम्प्योरिटीज और एरर्स, ठीक है। 100% से अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है। इसके बाद कुछ टेक्निकल एग्जाम पॉइंट्स है इसी यील्ड के बारे में। theoretical yield is not obtained in the lab directly, theoretical yield को हम लैब में डायरेक्टली जो है हासिल नहीं कर सकते। actual yield experimentally measured, actual yield को जो है एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो है लिमिटिंग reagent डिटरमाइन theoretical yield, theoretical yield पहले भी बता चुका हूँ कि ये लिमिटिंग reagent की बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक हायर परसेंट यील्ड मीन मोर इफिशिएंट द रिएक्शन, जितनी भी इफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ही रिएक्शन ज्यादा इफिशिएंट होगा। प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज कैन फास्टली इंक्रीज एक्चुअल यील्ड, अगर कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद है तो ये गलत तरीके से जो है हमारे पास एक्चुअल यील्ड को बढ़ा देता है। इसके बाद नेक्स्ट दो चीजें हैं, एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जानिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मैं आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहले हमारे पास सपोज करें एक हमारे पास कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो वो है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का क्या है, फार्मूला है C6H12O6। तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज में जो है टोटल कितने कार्बन है, 6, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6, ठीक है। तो अगर इसी फार्मूले को हम सबको 6 पे डिवाइड करें तो कार्बन का 6 पे डिवाइड होकर हमारे पास सिर्फ एक 6 रह जाता है, ठीक है, C1, और 12 2 पे डिवाइड हो 6 पे डिवाइड होकर तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2, ठीक है, H2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो एक रह जाएगा। तो देखिए ऊपर जो फार्मूला है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो ये वाला जो ऊपर वाला फार्मूला है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और ये जो होल नंबर रेशो शो करता है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो शो करता है, ये क्या है हमारे पास, ये इंपेरिकल फार्मूला है। तो अब आपको समझ आई होगी कि molecular formula shows actual number of atom, ठीक है, और empirical formula shows simplest whole number ratio of the atom, ठीक है। it does not show the actual number of atom, ये empirical formula कभी भी actual number को show नहीं करता है, और actual number molecular formula से, और always multiple of the empirical formula, अगर इसी को हम दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करें इसी वैल्यू को empirical को, तो यही दोबारा ऊपर molecular formula हासिल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ज्यादा सॉल्यूट हो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कम हो कम कंसंट्रेटेड होगा। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, नापते हैं थ्रू मोलरिटी, मोलरिटी पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर बिलियन ppb, पार्ट्स पर ट्रिलियन ppt। तो ये सारे इनके थ्रू जो है आगे एक एक करके हम इस पे एग्जांपल भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू पॉइंट भी इस पे डिस्कस करेंगे। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि अच्छा ये कंडीशन है STP, NTP एंड RTP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो STP पे हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 atm होगा, जो कि बराबर होता है 760 mmHg, ठीक है। ये दोनों एक ही वैल्यू है लेकिन यूनिट में फर्क है, इस वजह से ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और STP पे एक मोल ऑफ गैस जो है वो 22.4 लीटर या 22.4 22.4 डीम क्यूब वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करता है। इसके बाद NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, इसमें टेम्परेचर कितना है 293, थोड़ा सा बढ़ गया है, वहां पर 273 है, ठीक है, यहाँ पर 293 है, 20 बढ़ गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर कितना है 1 atm, वही 760 mmHg। अच्छा इसके बाद जो है ग्राम एटम क्या है। ग्राम एटम जब किसी भी एटॉमिक, देखिए एटॉमिक मास हमने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा है, फार्मूला मास हमने पढ़ा है, और इन तीनों को हम लिखते थे, यूनिट क्या थी, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, एटॉमिक मास है ना, इसमें AMU को हटा ले और ग्राम लगा ले तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटम।
समझ आया है? एटॉमिक मास है एएमयू में हम शो करते हैं, जैसे कि सोडियम का है 23 एएमयू है, तो उसके एएमयू के बजाय आप ग्राम लिखे तो क्या बन जाएगा 1 ग्राम एटम, जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास है एमयू के बजाय आप ग्राम में शो करें तो क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास है आप इसको ग्राम में शो करें इंस्टेड ऑफ एएमयू तो क्या बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। अब आप देखते जाए, व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, जैसे कि Na सोडियम 23 एएमयू के बजाय 23 ग्राम आता है तो ये 1 ग्राम एटम है। इसी तरह जब मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल बन जाता है, जो कि 18 एएमयू के बजाय 18 ग्राम ऑफ H2O दिखते हैं तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ग्राम फार्मूला मास, जब हम फार्मूला मास को एएमयू के बजाय ग्राम में शो करते हैं तो ये ग्राम फार्मूला मास कहलाता है और ये आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। आखिर में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के पॉइंट्स है जो कि बार बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, पास पेपर से मैंने लिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमेडियो एवोगैड्रो जो है इन्होंने क्या दिया था, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट कितनी भी दी है 6.022 या 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटोनी लेवाइजर ने क्या दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बुनियाद है, बेस है किस चीज के लिए, स्टोइकोमेट्री के लिए, आगे सबसे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है जोसेफ प्रॉस्ट कि क्या क्या काम किया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उन्होंने दिया था, और डाल्टन ने क्या दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़हन में रखिए, एमसीक्यूज के लिए काफ़ी ज़रूरी है, पास पेपर में आए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह हम मोल को डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी हम इसी सीरीज में जो है आगे अगली वीडियोस में जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।